दीजिए क्वेश्चन में, वो निकाल के दे दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको 12th क्लास के हिंदी का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहे हैं। आज हम कुल 3 पाठ के प्रश्न उत्तर आपको पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का नाम है ओ सादा नीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज। सबसे पहले हम ओ सादा नीरा पाठ जो है उसके प्रश्न और उत्तर पर विचार करते हैं। तो ओ सादा नीरा से पहला प्रश्न जो हम आपके लिए चुनाव किए हैं वो प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण हैं। पहला प्रश्न है, इसको एक बार और सुनिए। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है। तो चंपारण क्षेत्र में वनों जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा की गई। आवश्यकता से अधिक वहाँ पर वनों और जंगलों की कटाई की गई। और आप जानते हैं कि वन और जंगल बाढ़ को रोकने में काफ़ी मदद करते हैं। चंपारण में पलाश, साल, विजय साल, बर, पीपल इत्यादि जंगली वृक्षों की भटकती सी पातियां पंक्तियां थी। ये सब पेड़ काट डाले गए और वहाँ पर जमीन पर खेती की जाने लगी। बरसात के दिनों में जल का अवरोध कुछ रह नहीं गया। इस कारण से वहाँ पर बाढ़ जो है वह प्रचंड रूप ले लिया। ये आपका पहला प्रश्न था इस चैप्टर से कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण थे। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का कारण जो है, मुख्य रूप से आप अगर जानना चाहें तो यही कहेंगे कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता का कारण वहाँ जंगलों की सफाई करके और खेती लायक जमीन का विस्तार करना जो है मुख्य कारण रहा। चूँकि जंगल जो है वो बाढ़ के लिए अवरोध का काम करते हैं, इसलिए जंगलों की सफाई न हुई होती तो बाढ़ जो है वह प्रचंड रूप वहाँ पर धारण न करता। इसलिए पहला प्रश्न का उत्तर हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दूसरा शब्द है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बात आप दिमाग में रखिएगा कि एक चैप्टर में 8-10 प्रश्न हैं। हम केवल 2-3 प्रश्नों को ही ले रहे हैं और इन्हीं 2-3 प्रश्नों में से कोई प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। इसलिए आप इसको निश्चित रूप से याद कर लिया करें ताकि आपको कठिनाई जो हो वो किसी तरह का ना हो। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, धांगर शब्द का क्या आशय है या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है इस चैप्टर से कि धांगर शब्द का क्या आशय है या अर्थ है। तो धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में होता है भारे का मजदूर। ध्यान दीजिएगा, धांगर ओराव भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। तो धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया नील की खेती के सिलसिले में, और ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर के पठार से लाए गए थे और वहाँ की आदिवासी जातियों ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। धांगर मिश्रित ओरांव
भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी में या मधेसी भाषा में ये लोग बात करते हैं। धांगरों का जीवन जो होता है वह अत्यंत उल्लासपूर्ण होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप एक बार और सुन लीजिए कि धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो धांगर शब्द का अर्थ होता है, ओराव भाषा का यह शब्द है, अर्थ होता है भारे का मजदूर। 8वीं शताब्दी में धांगरों को जो है छोटा नागपुर के पठारी इलाके से चंपारण में नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था। इन जातियों में ओराव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज आते हैं। धांगर मिश्रित ओराव भाषा में बात करते हैं और दूसरों से भोजपुरी या मधेसी भाषा में ये लोग बात करते हैं। धांगरों का जीवन जो होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न पर आते हैं। इसी पाठ से ओ सादा नीरा पाठ से आपको चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का क्या कारण है यह हम आपको बता दिए। धांगर शब्द का हमने आपको अर्थ भी बता दिया। एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण। ओ सादा नीरा में लेखक ने किन शब्दों द्वारा गंडक का जसोगान किया है? यह हमारा अगला प्रश्न है कि ओ सादा नीरा पाठ में लेखक ने किन शब्दों द्वारा गंडक का जसोगान किया है। एक बहुत सा छोटा प्रश्न एक बार पूछा गया है कि ओ सादा नीरा किस नदी के लिए आया है। तो आपको बता देते हैं उस प्रश्न का भी साथ में उत्तर कि ओ सादा नीरा गंडक नदी के लिए आया है। तो लेखक जो है गंडक का जसोगान किया है। इसको यह नारायणी या महागंडक नाम से संबोधित करते हुए कहता है कि दीनहीन जनता इन नामों से ऐ गंडक तेरा हमेशा गुणगान करती रहेंगी, क्योंकि तेरी निरंतर चंचल धारा ने सदा उनके पुष्पों एवं तीर्थों को ठुकरा दिया। अर्थात तेरी बाढ़ ने उन्हें संत्रस्त करती रही, उनके भवनों और संपत्ति को नष्ट करती रही, किंतु आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव गहरी है, वह नष्ट नहीं हो पाएगी। शायद युगों युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। ये उत्तर आपको मैं फिर से समझाता हूँ कि गंडक नदी जो है वह उत्तरी बिहार में बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है। फिलहाल उत्तर बिहार के लोग गोपालगंज जिला, कुछ सारण जिला का भाग जिस बाढ़ का सामना कर रहे हैं वह गंडक नदी के कारण ही बाढ़ आया है। लेकिन गंडक नदी की एक खूबी रही है कि गंडक नदी पर बांध बना के उसे बिजली पैदा किया गया है। वहाँ पर बड़े पर्यटन स्थलों का विकास किया गया है। यह भी गंडक नदी का योगदान है और गंडक से नहरें निकालकर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था की गई है। तो यही इस प्रश्न में, इस पाठ में लेखक ने कहा है कि ऐ गंडक, तूने तो हमेशा से मनुष्य को बाढ़ का संतरास दिया है, लेकिन वह मनुष्य तुम्हें एक दिन प्रणाम करेगा इस बात के लिए कि ये बड़े बड़े बांध, डैम जो बने हैं एक मंदिर की तरह हैं और तुमने उनको जो है एक ओर बाढ़ दिया है तो दूसरी ओर खुशहाली भी दिया है। और गज ग्राह की लड़ाई जो है तुम्हारे ही किनारे पर हुई थी। ग्राह जो है वह संकट का प्रतीक है और गज जो है वह विकास है। तो लेखक इस पाठ में कहा है कि वह लड़ाई जो है अब समाप्त होने जा रही है, यानी कि समस्याएं जो विकास को निगल रही थी वो समस्याएं अब
खत्म होने जा रही हैं। अब हम अगला प्रश्न जो है इस पाठ से लेंगे आपके लिए कि चौर और मौन में क्या फर्क है। चौर और मौन में क्या फर्क है। अब आइए हम आपको बताएंगे कि चौर किसे कहते हैं और मौन किसे कहते हैं। तो चौर हम उस भूमि के हिस्से को कहते हैं जिसमें सालों भर पानी लगा रहता है। भूमि का वह भाग जिसमें सालों भर पानी लगा रहता है, जिसमें थोड़ी बहुत खेती होती है, उसको हम लोग चौर के नाम से जानते हैं। और मौन भी उस भूभाग का नाम है जहाँ पर हमेशा पानी रहता है और उसमें खेती की कोई खास गुंजाइश नहीं होती है। इस पाठ से आपका एक और ये महत्वपूर्ण प्रश्न था कि चौर और मौन में क्या अंतर है। यही प्रश्न जो था इस पाठ का हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में लिए थे कि चौर और मौन जो है वह दोनों में अंतर क्या है। अब हम बात करेंगे अगले पाठ की। मालती के पति का जो है वह परिचय दीजिए। ये रोज कहानी का प्रश्न जो है आपको है कि मालती के पति का जो है वह परिचय दीजिए। तो अब हम बताते हैं आपको कि मालती के पति का परिचय क्या है। तो मालती का पति जो है वो रोज कहानी का जो है वह नायक है। मालती का पति जो है वह रोज कहानी का नायक है। वह रोज सुबह उठकर नाश्ता करके डिस्पेंसरी में चला जाता है, दोपहर में भोजन करने के लिए आता है और शाम को थका हारा डेरा पर पहुंचता है और फिर खाना खा के सो जाता है। वही उसकी दैनिक दिनचर्या है। दिन भर का वही उसका कार्यक्रम है और वह अक्सर गैंग्रीन के मरीजों का इलाज करता है और कुछ का ऑपरेशन करता है, कुछ का वह टांग काट के या हाथ काट के फेंक भी देता है। और मालती के पति का जीवन जो है एक यंत्रवत जिंदगी है। वह एक यंत्र की तरह जो है हमेशा चलता रहता है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं इसी कहानी से, रोज कहानी से ही हम लोग अगला प्रश्न जो है वो लेते हैं कि मालती की जिंदगी जो थी वह कैसी थी। तो मालती की जिंदगी जो थी वह अच्छी नहीं थी। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको कल भी बता चुके थे। अब हम सिपाही की माँ पाठ में चलते हैं। बात करते हैं पाठ सिपाही की माँ की। पहला प्रश्न इस पाठ से लेते हैं, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तब मानक और सिपाही एक दूसरे को दुश्मन समझकर मारना चाहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों दो सेनाओं की ओर से लड़ते हैं। मानक ने हजारों दुश्मनों को जो है वह मारा है। मानक ने उस सिपाही को भी मारा और सिपाही भी उसकी जान का दुश्मन बन गया। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि माँ बिस्नी अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है ताकि उसकी बेटी जो है उसका नाम मुन्नी है, मुन्नी की शादी के लिए जो है कपड़े गहने और अन्य सामान खरीदे जा सके।
लेकिन सपने के किसी के होते न पूरे, रोज बनाए फिर भी अधूरे। सपने किसी के होते न पूरे, रोज बनाए फिर भी अधूरे। तो सपने सपने रह जाते हैं, किसी किसी के सपने पूरे नहीं होते हैं। उस माँ के भी सपने पूरे नहीं होते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न जो है लेंगे कि 2 प्रश्न हम लिए आपके लिए कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है और मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। एक और प्रश्न जो है इस पाठ से हम लोग लेते हैं आपके लिए कि कुंती का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कुंती जो है वह बिस्नी की पड़ोसन है और वह एक अच्छी पड़ोसन है और हमेशा बिस्नी की पारिवारिक स्थिति पूछती रहती है और उसके दर्द में उसको सहानुभूति भी होती है। उसके दुख दर्द में वह सांत्वना भी देती है, दुख दर्द को बांटने का प्रयास भी करती है। आप जो हमारा ये लेक्चर सुन रहे हैं इसको आप हमारे दुर्गा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर फिर से देख पाएंगे, दोबारा इसको देख पाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। वहाँ पर हम जो भी प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। पहले वीडियो को अपलोड करेंगे, फिर नोट्स जो है हम उपलब्ध कराएंगे। तो अब हम चलते हैं एक नए पाठ की ओर। उस पाठ का नाम है परगीत और समाज। इसके लेखक है नामवर सिंह। जो भी पाठ हम आपको पढ़ाते हैं हमारे YouTube चैनल पर उस पाठ का सारांश, लेखक या कवि का परिचय और लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उस पाठ की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर केवल हम शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं और इसका भी, इस वीडियो को भी वहाँ अपलोड करेंगे। साथ में जो भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं उसका उत्तर भी हम आपको PDF के रूप में अपलोड कर देंगे ताकि आपको फिर परेशानी न हो, आप इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से देख सकें। अब हम बात करते हैं परगीत और समाज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कला कला के लिए का सिद्धांत क्या है। कला कला के लिए का सिद्धांत क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कला कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है। यानी कि कला ऐसा होना चाहिए जो लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न कर सके कि कलात्मकता क्या है, कलात्मकता का विकास कैसे होगा। वैसी कला को ही हम लोग उत्तम कला कह सकते हैं। तो वहीं पर है कि कला कला के लिए का सिद्धांत क्या है और इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक परगीत में लंबी कविताओं को पढ़ने सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। ऐसी कविताएं जिससे कुछ इतिवृत्त का भी मिला हो उबाऊ होती है। तो लंबी लंबी कविताओं को छोड़कर छोटी छोटी कविताओं को गीत के रूप में जिन कविताओं को स्थान दिया गया वह एक नई कला थी और उसने गद्य कला में एक नई कला का विकास किया। इस प्रश्न का उत्तर आप एक बार और सुन लीजिए। कला कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो कला कला के लिए सिद्धांत जो है वो यह है कि ऐसी कला जो हमारे अंदर जो है वह कला का विकास कर सके। इसके उदाहरण स्वरूप में हम परगीत को दे सकते हैं। परगीत जो है वह मुक्तक काव्य की एक नई कला है
और इसने लंबी और उबाऊ कविता की जगह छोटी छोटी कविताओं और लयबद्ध कविताओं का जो है शुरुआत किया, जिसमें पाठकों की रुचि और उत्सुकता बढ़ी। प्रगीत को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रगीत क्या है। इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि प्रगीत क्या है, प्रगीत को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे, प्रगीत के बारे में लोगों की धारणा क्या रही है। 3 प्रश्न इस पर बनते हैं। प्रगीत किसे कहते हैं, प्रगीत की परिभाषा दें, प्रगीत के बारे में लोगों की धारणा कैसी रही है। तो प्रगीत या लिरिक काव्य की एक ऐसी विद्या है जिसमें कवि की वैयक्तिक और आत्मपरकता दोनों की प्रबल भावना रहती है। ऐसी कविताएं संक्षिप्त होती हैं, जीवन के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन जहां प्रबंध काव्य में किया जाता है, वहीं प्रगीत में क्षण विशेष की आत्मपरता की भावना की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि काव्य जो होता है वह पूरे जीवन को दर्शाता है, तो वहीं पर प्रगीत जो है जीवन के एक छोटे से क्षण, छोटे से पहलू का वर्णन करता है। प्रगीत धर्मी कविताएं छोटी होती है, इसमें जीवन की अनेक परिस्थितियों का चित्रण संभव नहीं होता है। इसके बारे में ऐसी धारणा प्रचलित रही है कि इसकी अर्थभूमि अत्यंत ही सीमित है एवं एकांकी है, जिसमें जीवन की प्रत्येक घटनाओं, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति जो है वह संभव है। तो आज 3 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर हमने आपको पढ़ाया। कल हम आपको जूठन कहानी, हंसते हुए मेरा अकेलापन, टी रिच और शिक्षा, आपके 4 पाठ बचते हैं। चारों पाठ के जो भी आपको प्रश्न उत्तर हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो कल हम आपको पढ़ा देंगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर और इन पाठ के लेक्चर को सुनिए और उसके बाद हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के क्लास में आइए कल लाइव में। आपको ज़्यादा आनंद आएगा, आपको ज़्यादा विषय वस्तु पाठ समझ में आएगा। इस लेक्चर को हम 2-4 दिन के अंदर जो भी पढ़ा रहे हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन, सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लेक्चर को हम लोग अपलोड कर देंगे अपने YouTube चैनल पर। एक बार और आपको हम उसका पता बता देते हैं। उसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल 11 बजे आपके लिए। और एक विशेष सूचना है आप लोगों के लिए कि पॉलिटिकल साइंस का पहला लेक्चर मार्किंग स्कीम और सिलेबस हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुका है। और लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट जो है 5 सेट हम लोग अपलोड करेंगे। अगर वो 5 सेट आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तब परीक्षा में आपको शायद ही कोई प्रश्न आपसे छूटेगा। बहुत आसानी से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे और 50 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर हम आपको वहाँ भी पढ़ाएंगे। और शाम को 7 बजे 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हमारा हिंदी का ही लाइव क्लास चल रहा है। कोई आपके साथी हो, छोटे भाई हो, तो उनको जरूर जानकारी दीजिए। फिर मिलते हैं कल 11 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।